व्हाट्सअप गाइस, भारत में ही देशवासी हुए अल्पसंख्यक। आज जो की वीडियो है एसआईआर के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फनतंत्र का एपिसोड है, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर मुहिम के दौरान वोटर लिस्ट में फर्जी लिंकिंग का एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीएलओ एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल लेटर लिखकर इस पर चिंता जताई है। आरोप है उनका कि लोग फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इनके अनुसार कई ऐसे लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं जिनसे वो अनजान लोगों को अपनी फैमिली या परिवार का मेंबर बता रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति के नाम को 10-10 लोगों का पिता दिखाया जा रहा है। क्या अब देख लीजिए, मतलब इन लोगों के 10 बाप वोटर आईडी कार्ड में। हम एक का नाम ले लेते तो भड़क उठते हैं। डॉक्टरों ने जब ये सुना तो उन्होंने पहले अपनी मेडिकल साइंस की डिग्री को आग लगा दी, जिसके बाद से सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मेडिकल साइंस ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनका कहना है कि पढ़ लिख कर भी हमने क्या उखाड़ा है, सालों की रिसर्च का फायदा ही क्या, जब एक डॉक्यूमेंट में लोग अपने 10 बाप बना ले रहे भाई। अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट चल रही है। से तो विश्व की जनसंख्या से भी आगे निकल जाएगी। हर 2 कदम पर यहाँ कोई नया घुसपैठिया मिल जाता है और इन 10 बाप की औलादों को कोई ये बताए कि हमारे यहाँ इनको कोई घमंड की बात नहीं मानी जाती है। लो, अब बीएलओ संगठन का कहना है कि ये सीधा चुनावी हेराफेरी का मामला है और इससे फ्यूचर में वोटर लिस्ट की रिलायबिलिटी पर गहरा खतरा पैदा हो सकता है। लेटर में ये भी आरोप है कि खास तौर से बॉर्डर के जिलों में ये गड़बड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कहा था कि बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन देने से मना कर दिया, जिससे सिक्योरिटी संबंधी काम प्रभावित हो रहा है। अभी इसी महीने की 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर हलफनामा मांगा है और अदालत में दलील दी गई है कि खुले बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठ और तस्करी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य पर आरोप लगाया है कि राज्य सपोर्ट ही नहीं कर रहा, जिसके चलते कई हिस्सों की बाड़बंदी अधूरी है। वही बंगाल की सरकार ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध और लैंड एक्विजिशन से जुड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। राज्य सरकार ने कुछ जिलों में सीमित हिस्सों के लिए लैंड एक्विजिशन की मंजूरी दी है, लेकिन सभी इलाकों में सहमति और लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। राज्य सरकार का लॉजिक है कि खेती की जमीन के नुकसान और स्थानीय लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा रहा है। राज्य सरकार पर भाजपा और केंद्र सरकार का आरोप है कि तृणमूल सरकार सुरक्षा के सवाल पर पॉलिटिक्स कर रही है और उन सबसे जरूरी जमीनों को नहीं दे रही जिनसे नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। बस यही कंप्लेंट होम मिनिस्ट्री की भी है और राज्य में फेंसिंग के कई हिस्से इसलिए अधूरे हैं क्योंकि सरकार अड़चने पैदा कर रही है, सब बोला जा रहा है। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर बंगाल ही क्यों? बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2200 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसमें से लगभग 1650 किलोमीटर के करीब सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है, जबकि लगभग 569 किलोमीटर इलाका अभी भी फेंसिंग के लिए बाकी है। इसमें से 112.78 किलोमीटर फेंसिंग के लिए इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, जबकि 456 किलोमीटर फेंसिंग के लिए पॉसिबल है। आंकड़ों की माने तो साल 2023 से 25 के बीच इस बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ के मामले बढ़े हैं। 2023 में 1500 से ज्यादा लोगों को अवैध घुसपैठ के लिए पकड़ा गया। 2024 में ये संख्या बढ़कर 1700 के करीब हो गई और 2025 के पहले 7 महीनों में 723 रही। इसके साथ ही इस दौरान 5729 किलो नशीली दवाएं भी यहाँ पर जब्त हुई हैं। पालतू मवेशियों की तस्करी भी इस सीमा पर बहुत अधिक है, जो लोकल और नेशनल इकोनॉमी को प्रभावित करती है। फेंसिंग की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इससे घुसपैठ और तस्करी के साथ नशे और मवेशी की तस्करियां जैसी गतिविधियां कम होती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है और सीमावर्ती इलाके के लोगों को जान माल की सुरक्षा मिलती है। लेकिन अब बंगाल की इस तरह की स्थिति ने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला है। अब बीएलओ लेटर के हिसाब से जिन लोगों का 2002 के रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है, वो किसी एक ऐसे सीनियर सिटीजन के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से सूची में मौजूद है। सिर्फ समान सरनेम और रिकॉर्ड नंबर के बेसिस पर खुद को उनका बेटा या रिश्तेदार दिखाकर लिंकिंग करा ली जा रही है। इस तरह एक व्यक्ति के नाम के साथ 10 लोगों को उसका बेटा बनाया जा रहा है, जिससे पहचान का जो प्रूफ है वो पूरी तरह संदेह के घेरे में आ गया है। अब इस हेरफेर को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि वोटर लिस्ट बनती कैसे, उसको देखता कौन है और इसको अपडेट करने में कितने लोगों की भागीदारी देनी पड़ती। तो देखो, वोटर लिस्ट बनाने का प्रोसेस भारत में चुनाव आयोग के तहत होता है। ये लिस्ट चुनाव में वोट देने के लिए योग्य सभी नागरिकों की सूची होती है। इससे जुड़ा एक पद ईआरओ और बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ की सहायता से इसे तैयार किया जाता है, जो घर घर जाकर नामांकन करते हैं। पहले घर घर जाकर पात्र मतदाताओं की जानकारी ली जाती है, बाद में ड्राफ्ट लिस्ट बनाई जाती है जिसे पब्लिक के लिए प्रिंट किया जाता है, ताकि वो उसमें करेक्शन, जोड़ना घटाना या आपत्ति जो भी उनका ऑब्जेक्शन हो दर्ज करा सके। फॉर्म 6 जैसे एप्लीकेशन लेटर के जरिए नए वोटर्स अपने नाम जोड़ सकते हैं या गलतियों के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद सही प्रमाण पत्रों और जांच के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाती है। अब इसी वोटर लिस्ट में सालों तक जो गड़बड़ी हुई है उसे ठीक करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे आसान भाषा में एसआईआर कहा जाता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक स्पेशल प्रोसेस है ये जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट को अधिक सटीक बनाने के लिए रखती है। एसआईआर जरूरी है क्योंकि समय के साथ वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो जाती है। डुप्लीकेट नाम, मृत या स्थान बदल चुके लोगों के नाम, गलत जानकारी तक आ जाती है। इन समस्याओं को दूर करके चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाना ही इसका मेन पर्पस है।
भारत जैसे बड़े और प्रोग्रेसिव देश में लोग पढ़ाई, नौकरी या बाकी रीजन से जगह बदलते रहते हैं, जिससे पुराने वोटर लिस्ट में गलत या दोहराए गए नाम रह जाते हैं। मृतक या स्थान बदलने वाले व्यक्ति का नाम न हटने से फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ती है और इससे चुनाव की फेयरनेस पे भी असर पड़ता है। बंगाल के अंदर इसी गड़बड़ी को और ज्यादा किया गया है अब तक। इसी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे बड़ी आबादी उसी प्रदेश में बताई जाती है। गुलशन कॉलोनी के अंदर का हाल हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया। अब इसी प्रॉब्लम को नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से भी समझा गया है। यही रीजन है कि जब देश के अंदर से घुसपैठियों को भगाने की बात चली तो सबसे बड़ा विरोध बंगाल से आया। एसआईआर का प्रोसेस इतना क्लियर है कि गलती की गुंजाइश थोड़ी कम रहती है, क्योंकि हर इलाके का बीएलओ उन वोटर्स को पहचानता है और उनको हर उस इंसान की खबर रहती है जो उस इलाके से आता है। चुनाव आयोग के पास खुद के इतने एम्प्लॉइज होते नहीं है। सीधा सा लॉजिक है, जितने राज्यों में हर साल हमारे देश में चुनाव होते हैं उतने एम्प्लॉइज को रखना इतना बड़ा टास्क है कि ये पूरे स्टेट और सेंट्रल वर्कफोर्स से भी ज्यादा हो जाता है। वहीं पर ईआरओ और बीएलओ काम करते हैं। प्रोसेस के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ घर जा जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करते हैं, नए योग्य लोगों को जोड़ते हैं और गलत और फर्जी नाम हटा देते हैं। चुनाव आयोग हर कुछ सालों में एसआईआर जैसे अभियान चलाता है ताकि आने वाले चुनावों के लिए सही वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसी वोटर लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टियों ने घुसपैठियों के नाम लगवाने शुरू कर दिए थे। अब सोचिए कि इस एसआईआर के चक्कर में पुरुलिया में 37 साल बाद एक मृत घोषित किया हुआ व्यक्ति दोबारा अपने परिवार से मिल गया। दरअसल इन भाई को एसआईआर के लिए कागज ढूंढने घर आना पड़ा और तब पता चला कि 37 साल से जिनको लोग मरा समझ रहे थे वो आया है। बताइए, एसआईआर के चक्कर में टूटे परिवार में मिल जा रहे हैं। यानी घुसपैठियों को भगाने ही नहीं, परिवार को मिलाने का भी साधन बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका कानूनी आधार और प्रोसेस क्या है। देखो, एसआईआर भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत किया जाता है ताकि चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। रिसेंटली बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत 12 से अधिक राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें करोड़ों वोटर्स के नामों की जांच, करेक्शन और अपडेट किया जाएगा। एसआईआर प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट में कई जरूरी बदलाव किए जाते हैं, जिससे वोटर लिस्ट और ज्यादा सटीक बनती है, फर्जीवाड़ा रुकता है, एक ही व्यक्ति कई जगह से वोट नहीं कर पाता। इस एसआईआर में नए एलिजिबल वोटर्स के नाम भी जोड़े जाएंगे जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी है या जो पहली बार नाम जुड़वाने के योग्य हैं। डेटा वेरिफिकेशन होगा, हर वोटर से फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें उनका नाम, पता, उम्र, जेंडर को जोड़ा जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन और करेक्शन के लिए अब लोग ऑनलाइन भी अपने नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी को सही कर सकते हैं और लिस्ट को डाउनलोड या जांच कर सकते हैं। अगर किसी रीजन से किसी का नाम हट जाता है या छूट जाता है तो उसे दोबारा ऐड करने या आपत्ति करने के लिए भी प्रोसेस उपलब्ध है। इन पूरे प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट सही और ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिससे चुनाव निष्पक्ष रहते हैं और फर्जी वोटिंग की गुंजाइश कम होती है। मतदान के हकदार हर एलिजिबल नागरिक को अपना वास्तविक नाम और जानकारी सूची में अपडेट करवाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां करोड़ों की संख्या में घुसपैठियों को अपना वोटर बनाए हुए हैं। ज्यादातर ये नहीं चाहती कि इनका नाम कटे। कई जगह तो खुद राज्य सरकारों ने वोटर लिस्ट के आधार के हिसाब से लिस्ट अपडेट कराई और फर्जी आधार कार्ड बनवाए, ऐसा बोला जा रहा है। बंगाल में अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि देखिए फेंसिंग की जमीन नहीं दी जा रही है, बॉर्डर को सिक्योर नहीं किया जा रहा है, जिससे दो प्रॉब्लम हुए हैं। सबसे पहले तो पूरे इलाके का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरा ये कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा सोशल स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स ही बदल गया। उनका खुद का ग्राउंड लेवल रिकॉर्ड पलट गया है कि किस इलाके में उनके कितने सारे वोटर्स हैं। केरल में भी चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती बताया गया है। लॉजिक ये दिया गया कि इस कदम से चुनाव आयोग की मंशा पर शक पैदा होता है और ये चुनावी सिस्टम में लोगों के भरोसे को कम करता है, जिससे लोकतंत्र भी वीक होगा। झारखंड की तरफ से भी ऐसे इल्जाम लगे हैं। मतलब एसआईआर को देश को बांटने और विशेष वर्गों की वोटिंग ताकत कमजोर करने की कोशिश करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सोसाइटी के कमजोर सेक्शन के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया, इन लोगों ने जिन्होंने इल्जाम लगाया है, कि समाज का एक वर्ग जब भारतीय ही नहीं है तो वो कमजोर हो या ताकतवर, क्या फर्क पड़ेगा। तमिलनाडु में भी एसआईआर का लगातार विरोध हुआ। बिहार व बंगाल का हवाला देते हुए ये कहा गया कि एसआईआर से हजारों नाम हटने के बाद वोटिंग अधिकार छिन गया, जिससे मकसद केवल वंचितों और कमजोरों के वोट काटना है। मतलब कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं यार, ये तो सेंसलेस बात है, सेंसलेस बात है। वो तो कहीं भी जाके आ सकता है, मीडिया में कह सकता है भैया 2 सेकंड लगेंगे, कराना जरूरी, इनके पास चले जाओ, तो तैयार बैठे रहते हैं। इस तरह के नुकसान हो सकते हैं, खासकर डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी पर गहरा असर पड़ेगा। वोटर लिस्ट में फर्जी, मृत या डुप्लीकेट नाम बने रहेंगे जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक बने रहेंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा बढ़ेगा और एक व्यक्ति के कई जगह वोट देने की संभावना रहेगी। चुनाव की निष्पक्षता को कमजोर करता है और इवेंचुअली भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि इस देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। सबसे पहले तो डेमोग्राफी बदलने से इस देश के ही लोग इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उससे भी बड़ा खतरा यह है कि देश के रिसोर्सेज का इससे ज्यादा नुकसान और कहीं नहीं होता। जब दंगों में घुसपैठिए पकड़े जाते हैं तब रियलाइज होता है। ऐसे में देश को मानने वाले, देश को अच्छे से जानने वाले
और देश को अच्छे से चाहने वालों का यही कहना है कि चाहे जो भी प्रोसेस हो वो होना जरूरी है, अगर उससे हमें ये पता चलता है कि देश के बाहर से कौन से लोग हैं जो देश के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए, उन्हें जल्दी बाहर निकाला जाना चाहिए, जिससे देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। चैनल को ये तो होना चाहिए। और अगर कई लोग ये कह रहे हैं, अगर ये मुद्दा बना रहे हैं कि भाई उससे ना बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं वंचित हो जाते हैं वोटिंग से, भाई तो कह रहा हूं ना ऑपोजिशन पार्टी जो आ नहीं पा रही उनके पास जाओ ना, वो तो ऐसे लोग ढूंढ ही रहे कि भाई हाँ प्रूफ दे दो जी, देखो ये मेरी 10वीं की मार्कशीट, ये रहे मेरे पूर्वज भी यहीं थे, इतने इतने ये थे, ये हमारे खेत थे, ये थे, कि भैया मेरा नाम नहीं आ रहा, नहीं है ना वो चीज़। और दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई ये होनी चाहिए, इससे होगा तो आपको फर्जीवाड़ा दिखने को मिलेगा कि कितना हुआ है और कौन इलीगली रह रहे हैं, और उनको भाई हटाना ही पड़ेगा आपको, देश की सिक्योरिटी है, उससे आप कितना भी फाइट बैक कर लो, उससे कोई लॉजिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि जब एक टाइम पहले ये चीज़ ढंग से होनी चाहिए तब हुई नहीं, इलीगल माइग्रेंट्स आ गए, और वो जो फेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जितनी जल्दी हो जाएगी उतना बढ़िया है भाई। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।